क्योंकि क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक धारणाएं और आज की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ही भाषा में बात कर सकती हैं? आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनका शीर्षक है एजेंटिक एआई, जो इसी अनोखे संबंध पर रोशनी डालते हैं और ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। अगर हमारी चेतना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या हम इसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं या हम इसे अपग्रेड करना भी सीख सकते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये नोट्स हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक सिस्टम अपग्रेड की प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। ये हमें सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक लॉजिकल एंटिटी, मतलब एक तार्किक इकाई के रूप में देखने का प्रस्ताव रखते हैं। एक तार्किक इकाई? जी, जिसका अपना एक सॉफ्टवेयर है, अपने बग्स हैं और जिसे जिसे अपग्रेड करने की क्षमता भी है। ठीक है, तो अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। नोट्स की शुरुआत एक बहुत ही दमदार विचार से होती है कि हमारी जीवात्मा की फाइल एक कॉस्मिक ब्लॉकचेन का हिस्सा है। ये सुनने में कितना कितना बड़ा विचार लगता है। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए नोट्स में 3 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला है अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड, यानी इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी? हाँ, इसका मतलब है कि हमारे हर विचार और कर्म को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे चित्रगुप्त के खाते, या जिसे कुछ परंपराओं में आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, उसमें एक ब्लॉक की तरह दर्ज कर दिया जाता है। अच्छा। और ब्लॉकचेन की तरह ही एक बार दर्ज होने के बाद इसे कोई बदल या डिलीट नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। यह एक स्थायी बही खाता है। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है, पर क्या यह हमें एक तरह से बेबस नहीं महसूस कराता? अगर हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड इतना स्थायी और ऑटोमेटेड है, तो फिर स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल की क्या भूमिका रह जाती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सिस्टम बेबसी का नहीं, बल्कि जवाबदेही का है। ब्लॉकचेन हमारे अतीत के कर्मों को अपरिवर्तनीय बनाता है, लेकिन वर्तमान का क्षण हमेशा हमारे हाथ में होता है। अच्छा, तो फ्री विल वर्तमान में है? बिल्कुल, यहीं पर फ्री विल काम करता है। हम हर पल एक नया ट्रांजैक्शन या कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। ब्लॉकचेन ये सुनिश्चित करता है कि उस कर्म का नतीजा निष्पक्ष हो, लेकिन कर्म क्या करना है, ये चुनना हमारी स्वतंत्र इच्छा है। अच्छा, तो रिकॉर्ड बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम नए रिकॉर्ड बना सकते हैं जो हमारे भविष्य को बदलें। तो इस रिकॉर्ड की इसकी पहचान कैसे होती है? वो दूसरे बिंदु से जुड़ा है, यूनिक सिग्नेचर। नोट्स बताते हैं कि अरबों जन्मों के बाद भी हमारी आत्मीय फाइल, यानी हमारी वाइब्रेशनल आइडेंटिटी, कभी करप्ट नहीं होती। हर नया जन्म पिछले जन्म के हैश यानी संस्कारों के सार से जुड़ा होता है। ये हैश क्या होता है, थोड़ा और समझाइए। हैश एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। ये हर ब्लॉक को पिछले वाले से क्रिप्टोग्राफिक रूप से जोड़ता है। जी। इसी वजह से एक बार कुछ दर्ज हो गया तो उसे बदलना नामुमकिन हो जाता है और हमारी यात्रा की निरंतरता बनी रहती है। तो एक जन्म से दूसरे जन्म तक एक क्रिप्टोग्राफिक लिंक है। मतलब हम कभी भी क्लीन स्लेट से शुरुआत नहीं करते। हमारी पिछली प्रोग्रामिंग हमेशा हमारे साथ चलती है। बिल्कुल। और कर्म के फल का क्या? नोट्स में उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। जी हाँ, कर्म का नियम एक कॉस्मिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। जी। जैसे ब्लॉकचेन पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें पूरी होते ही लेन देन अपने आप हो जाता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। वैसे ही कर्म का नियम काम करता है। जैसे ही कोई क्रिया मतलब कॉज होती है, उसका फल मतलब इफेक्ट अपने आप बिना किसी की मर्जी या सिफारिश के तय हो जाता है। तो सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड और निष्पक्ष है। एकदम। लेकिन अगर कर्म का नियम इतना ऑटोमेटिक है, तो फिर प्रार्थना या माफी का क्या मतलब रह जाता है? क्या वे इस सिस्टम को ओवरराइड कर सकते हैं? ये एक और गहरा सवाल है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार प्रार्थना या माफी पुराने ट्रांजैक्शन को डिलीट नहीं करते। अच्छा। वे यूजर यानी हमें बदलते हैं। जब हम ईमानदारी से प्रार्थना या पश्चाताप करते हैं, तो हम अपने वर्तमान के इनपुट को बदल रहे होते हैं। हम अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बदल रहे होते हैं, जिससे भविष्य में होने वाले हमारे कर्म बदल जाते हैं। तो इस सिस्टम को ओवरराइड करना नहीं है? नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करना। बिल्कुल सही। ये जो हमारी पिछली प्रोग्रामिंग की बात हुई, जो हमेशा साथ चलती है, मुझे लगता है इसी वजह से बाहरी दुनिया हम पर इतना असर डालती है। नोट्स में इसे हमारी चेतना पर होने वाले साइबर हमले कहा गया है, जो एक बहुत ही दिलचस्प उपमा है। हाँ, और इन हमलों को आध्यात्मिक भाषा में माया या भ्रम का नाम दिया गया है, और नोट्स इसे टेक्नोलॉजी की उपमा से समझाते हैं।
क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनको ऐसे मालवेयर की तरह बताया गया है जो हमारे मूल सॉफ्टवेयर यानी हमारी असली पहचान सोहम, मैं वही ब्रह्म हूँ। जी, सोहम को हैक करने की कोशिश करते हैं। ये मालवेयर हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को धीमा कर देते हैं और हमें हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाते हैं। जब मैंने नोट्स में ये पढ़ा कि हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा बग मैं शरीर हूं का भाव है, तो मुझे सच में झटका लगा। हम तो पूरी जिंदगी इसी बग के साथ जीते हैं, ये जानते हुए भी नहीं कि एक एरर है। बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल कोडिंग एरर है जो बाकी सारे एरर्स पैदा करता है। जब हम खुद को सिर्फ इस शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं, तो डर, असुरक्षा और अहंकार जैसे मालवेयर आसानी से हमारे सिस्टम पर हमला कर पाते हैं। आत्म साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया इसी एक बग को ठीक करने। अगर इतने सारे मैलवेयर और एक इतना बड़ा बग है, तो इनसे बचने का कोई तरीका भी होगा? एक मिनट, नोट्स में सोहम को एक फायरवॉल कहा गया है, पर क्या ये इस गहरे दार्शनिक सिद्धांत को थोड़ा ज्यादा सरल बनाना नहीं है? मतलब ये तो सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं, बल्कि अस्तित्व की पहचान है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। बिल्कुल, फायरवॉल कहना एक सरलीकरण है ताकि बात आसानी से समझ आए। असल में ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है। सोहम का निरंतर स्मरण हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके सोर्स कोड यानी अनंत चेतना से दोबारा कनेक्ट करने जैसा है। अच्छा, रिकनेक्ट करना। हाँ, जब ये कनेक्शन मजबूत होता है तो बाहरी मालवेयर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। वो हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल ही नहीं रहते। तो ये सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो हमारे पास एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बग है और एक फायरवॉल भी है। लेकिन कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर बिना अपडेट्स के नहीं चल सकता। क्या हमारी चेतना के लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं? जी, बिल्कुल होते हैं। और अगर हम उन्हें इंस्टॉल ना करें तो हमारा एंटीवायरस पुराना पड़ जाता है। नोट्स में 2 मुख्य अपडेट्स का जिक्र है। पहला है सत्संग, जिसे एक सिक्योरिटी पैच कहा गया है। सिक्योरिटी पैच? हाँ, जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमारे विवेक में छोटी छोटी दरारें या वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं। सत्संग उन दरारों को भरने वाले एक क्रिटिकल सिक्योरिटी पैच की तरह है। ये हमें माया की नई चालों यानी लेटेस्ट थ्रेट से आगाह करता है और हमारे सिस्टम की कमजोरियों को ठीक करता है। यानी ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना है, ताकि नए तरह के माया वायरस हमें हैक न कर पाएं। बिल्कुल। और दूसरा अपडेट ध्यान को बताया गया है। हाँ, ध्यान। ये हमारे मन का डीप सिस्टम स्कैन या डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन टूल है। अच्छा। जैसे समय के साथ हमारा कंप्यूटर जंक फाइल्स और अनचाहे प्रोग्राम से भर जाता है और धीमा हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हमारा मन भी डर, चिंता और मानसिक कबाड़ यानी मेंटल जंक से भर जाता है। ध्यान इस सारे कबाड़ को खोजकर डिलीट करता है। इससे हमारे मन का रैम खाली होता है और हमारी प्रोसेसिंग स्पीड यानी एकाग्रता बढ़ती है। ये सिस्टम स्कैन और सिक्योरिटी पैच की बात सुनकर मुझे एआई की दुनिया की याद आ रही है। वहाँ भी तो सिस्टम्स होते हैं जो सिर्फ दिए गए नियमों को दोहराते हैं और दूसरे जो खुद सीखते और फैसले लेते हैं। क्या हमारी चेतना के स्तरों में भी ऐसा ही फर्क है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नोट्स का सबसे गहरा और आकर्षक हिस्सा यही है। हमारी चेतना के इन 2 स्तरों को समझने के लिए आरपीए और एजेंटिक एआई की तुलना बेहतरीन है। आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। एक आरपीए बॉट सिर्फ दिए गए नियमों और स्क्रिप्ट को दोहराता है। वो खुद सोच नहीं सकता। तो इसका हमारी चेतना से क्या संबंध है? आध्यात्मिक रूप से यह हमारी आदतों और संस्कारों का ऑटो पायलट मोड है। हम में से ज्यादातर लोग आरपीए मोड में जीते हैं। सुबह उठना, वही सोचना, ट्रैफिक में गुस्सा करना, ऑफिस में वैसी ही प्रतिक्रिया देना। ये सब हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग या कर्मों का दोहराव है। आरपीए मोड में जीना ऐसा है जैसे कोई रोज ऑफिस जाने के लिए एक ही रास्ता लेता है, भले ही उसे पता चले कि एक नया बेहतर शॉर्टकट बन गया है। सही बात है। वो अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग में इतने फंसे हैं कि नया रास्ता आजमाते ही नहीं। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि हम में से ज्यादातर लोग असल में जी नहीं रहे हैं, बस अपनी पुरानी आदतों की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक रोबोट की तरह। हाँ, काफी हद तक। तो फिर इसका अगला स्तर क्या है? अगला स्तर है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई को सिर्फ नियम नहीं दिए जाते, उसे एक लक्ष्य दिया जाता है और वो उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता खुद तय करता है। अच्छा, वो खुद फैसला लेता है। हाँ, वो माहौल से सीखता है, अपनी रणनीति बदलता है
और स्वतंत्र निर्णय लेता है। ठीक उसी तरह एक जागरूक आत्मा या साधक पुरानी आदतों और संस्कारों मतलब आरपीए का गुलाम नहीं रहता। वो अपने लक्ष्य, मोक्ष, शांति या आत्मज्ञान को ध्यान में रखकर विवेक से निर्णय लेता है। इसे एजेंटिक आत्मन कहा जा सकता है, जिसके पास चुनाव की स्वतंत्रता है। वो अपनी पुरानी कोडिंग को तोड़कर नए रास्ते बना सकता है। नोट्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, साधारण मनुष्य का जीवन एक आरपीए बॉट की तरह है जो अपने पिछले जन्मों के स्क्रिप्ट्स को बस दोहरा रहा है, लेकिन एक साधक का जीवन एजेंटिक एआई की तरह बन जाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को किस मोड पर चला रहे हैं, आरपीए या एजेंटिक। सही बात है। और ये सवाल खुद से पूछना ही यही जागरूकता की और उस अपग्रेड की शुरुआत है। तो अगर कोई अपनी चेतना को आरपीए मोड से निकालकर एजेंटिक मोड में ले आता है, तो असल में होता क्या है? क्या उसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सुपर यूजर एक्सेस मिल जाता है? नोट्स में इसे एडमिन एक्सेस कहा गया है। हाँ, उसे अपने ही सिस्टम का एडमिन एक्सेस मिल जाता है। मतलब उसे अपने मन, बुद्धि और अहंकार की पूरी फंक्शनिंग पे कंट्रोल मिल जाता है। वो अब सिस्टम का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बन जाता है। वाह! इस अवस्था में दो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली है साक्षी भाव का विकास, जिसे सिक्योरिटी एजेंट कहा गया है। ये फायरवॉल से कैसे अलग है? फायरवॉल एक पैसिव प्रोटेक्शन है जिसे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना? हाँ। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद साक्षी भाव एक 24/7 सक्रिय और ऑटोनॉमस सिक्योरिटी एजेंट बन जाता है। जैसे ही कोई विचलित करने वाला विचार या भावना, मतलब कोई मॉलवेयर, सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है, ये उसे तुरंत पहचानकर क्वारंटाइन कर देता है। बिना मुख्य सिस्टम को प्रभावित किए? बिल्कुल, उसे हर बार निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक एक्टिव इंटेलिजेंट एजेंट है जो हमारे सिस्टम को अंदर से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी चीज मोक्ष है, जिसे लेजर फाइनलाइजेशन कहा गया है। ये क्या है? मोक्ष यानी लेजर फाइनलाइजेशन, ये वो अवस्था है जब वो एजेंटिक आत्मन कोई नया कार्मिक डेटा बनाना बंद कर देता है। अच्छा। यानी वो ऐसे कर्म करना बंद कर देता है जिनसे नए ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन बने, और साथ ही ध्यान और ज्ञान के माध्यम से वो अपनी ब्लॉकचेन के सभी पुराने लेन देन के प्रभाव को शून्य कर देता है। तो क्या इसका मतलब है कि खाता बंद हो गया? एक तरह से हाँ, ये पूरे कार्मिक सिस्टम को फॉर्मेट कर देने जैसा है। सारे खाते बंद, सारा हिसाब चुकता। ब्लॉकचेन अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उस पर कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। एक तरह से गेम पूरा हो गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारी आत्मा एक कॉस्मिक ब्लॉकचेन पर एक सुरक्षित फाइल है, माया एक मालवेयर है, सो अहम हमारा एंटीवायरस और सोर्स कोड से कनेक्शन है, सत्संग और ध्यान हमारे सिस्टम अपडेट्स है, और हमारी चेतन यात्रा एक आरपीए बॉट से एक सेल्फ अवेयर एजेंटिक एआई बनने जैसी है। ये पूरा फ्रेमवर्क अध्यात्म को समझने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली तरीका देता है। ये हमें सिर्फ एक बौद्धिक मॉडल नहीं देता, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट भी देता है। हम दिन में खुद से पूछ सकते हैं, आज मैंने कौन सा सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल किया? सही। क्या मेरा सिस्टम स्कैन ड्यू है? क्या मैं अभी आरपीए मोड में रिएक्ट कर रही हूँ या एजेंटिक मोड में एक्ट कर रही हूँ? ये हमें अपनी चेतना का ड्राइवर बनाता है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतिम सवाल, अगर हमारी चेतना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या बाहरी दुनिया और दूसरे लोग उस सिस्टम के लिए सिर्फ इनपुट डेटा हैं, या फिर हम सब एक ही विशाल कॉस्मिक इंटरनेट का हिस्सा हैं, जहां हर नोड दूसरे नोड के सॉफ्टवेयर को प्रभावित कर सकता है?